वेलकम बैक बच्चों। फिज़िक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमें फ़िज़िक्स में पड़ेगी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था और इसके फॉर्मूले देखे थे हम लोग, और मैं बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में भी है, तो आप क्लास 11 12 दोनों में डिटेल में और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो। और ये दोनों टॉपिक भी आपके 11th और 12th में है। डिफरेंशिएशन आप 11th में ही पढ़ लोगे और इंटीग्रेशन 12th में। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला देख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फ़िज़िक्स में। ठीक है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा बहुत ही पड़ता है, तो उतना अपन सीख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि फ़िज़िक्स क्या होता है। फिज़िक्स इज़ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं विथ थ्योरी, है ना, फार्मूलाज, इक्वेशन, आप जो समझ लो। और हमें यही कोचिंग में बेसिकली पढ़ाया जाता है। फिर ये पार्ट जब हो जाए तो उसके बाद अगला पार्ट क्या होता है, अगले पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना, यूजिंग दिस थ्योरीज एंड फार्मूला। तो ये मैं बताया था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को विजुअलाइजेशन चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आपके दिमाग में इमेजिन हो जाना चाहिए, वो होता हुआ आप देख लो। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो थ्योरी पढ़े हो और जो फार्मूला सीख के आए हो वो लगाना आसान हो जाता है। आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर आंसर कैसे लाना है या आंसर तक कैसे पहुंचना है ये आपको दिखने लगता है। ठीक है, इसलिए ये विजुलाइजेशन आपको स्ट्रांग रखना है। उसके लिए ये थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और थ्योरी वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आज मैं ये डिफ्रेंशिएशन शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगा इसका कि कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को फिज़िक्स में। ठीक है, और मैं एग्जांपल उससे लूँगा जो आजकल आप लोग देख भी रहे होगे, हम लोग सभी देख रहे हैं, अपने लाइफ से ही एग्जांपल लेंगे ताकि आपको जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑब्जर्वेशन और थ्योरी ये थोड़ा क्लियर हो। एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईपीएल से ही। ठीक है ना, आईपीएल चल रहा है, हम लोग सभी आईपीएल देख भी रहे होंगे। अभी फ्री टाइम है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, आईपीएल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन आईपीएल देखने के साथ साथ उसको बढ़िया से ऑब्ज़र्व भी कीजिए। ये मैंने एक फील्ड बना दिया आईपीएल का, ठीक है ना, और बैट्समैन कहीं इस पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है जो सामने के बॉलर के विकेट से होता हुआ मान लीजिए बाउंड्री लाइन तक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बैट्समैन है और यहाँ से इसने बॉल को हिट किया। ठीक है, मान लीजिए मैं एंगल बता देता हूँ कि ये बॉल को हिट किया बैट्समैन ने 60 डिग्री एंगल पे और स्पीड उसने दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ये उसने एक बैट्समैन है जिसने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को हिट कर दिया 60 डिग्री एंगल पे, और ये आईपीएल के मैच का सेकंड इनिंग का आखिरी बॉल है। ठीक है, 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए। अगर इस बॉल पे छक्का लग जाएगा तो ये टीम जीत जाएगी, और अगर छक्का नहीं पड़ेगा तो ये टीम हार जाएगी। ठीक है, एकदम क्रूशियल है। अब आपको बताना है कि ये इस स्पीड से और इस एंगल से मारेगा तो क्या ये छक्का पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच और है कि यहाँ पे एक फील्डर है ना, और ये फील्डर ये स्ट्रेट मारा है ये, तो ये फील्डर इसको कैच भी कर सकता है अगर इसके रेंज में आ गया तो। यानी इस फील्डर का कुछ रेंज होगा जिस रेंज तक ये बॉल पकड़ सकता है। तो अगर इस रेंज से ये बॉल पास हो तो ये कैच आउट हो जाएगा और ये टीम हार जाएगी। ठीक है ना, और अगर ये इसके ऊपर से पास होता है तो ये टीम क्या होगी, जीत जाएगी, और फील्डिंग वाली टीम हार जाएगी। तो आपको यही बताना है कि ये ऊपर से जाएगा या नीचे से। ठीक है, तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आप फार्मूला और जानोगे। अभी मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ कि पहला ऑब्जर्वेशन तो ये सिंपल हो गया कि इसके ऊपर से जाएगा तो छक्का। इसके एक रेंज होगा हर फील्डर का, जिस रेंज तक वो कैच ले सकता है उस रेंज से क्रॉस होगा तो वो कैच आउट हो जाएगा। और अगर बॉल इससे कहीं पहले गिरता है यहाँ कहीं, तो ये दौड़कर कैच ले लेगा यहाँ तक, यानी इसके पहले गिर गया तो वैसे भी हार गया क्योंकि 5 रन चाहिए थे, यानी छक्का तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये रेंज कैसे निकलेगा, ठीक है, ये निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए, ठीक है ना,
तो इस फील्डर का रेंज कैसे निकालेंगे कि कितने रेंज तक ये कैच कर सकता है। तो ये देखिए पहले फील्डर तो कुछ हाइट जंप कर सकता है, ठीक है, उसका जंप करने के बाद ये उसकी पूरी बॉडी हो गई, उसके बाद ये कुछ हाथ उठा सकता है यहाँ तक, और यहाँ तक वो कैच कर सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटल उसका रेंज होगा, नीचे इसके ये मैक्सिमम रेंज हो गया, यहाँ तक बॉल अगर पास हो तो कैच कर सकता है। तो आपको दिया रहेगा कि जो प्लेयर है वो जंप कर सकता है, उसकी हाइट दी रहेगी आपको 0.5 मीटर जंप कर सकता है, ठीक है। उस बंदे का जो हाइट है फील्डर का वो दिया हुआ है कि वो है 1.75 मीटर, उसके हैंड का लेंथ दिया हुआ है कि भाई वो भी है 0.5 मीटर। तो आप बताइए कि ये कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अपने को कैचिंग रेंज पता चल गई, इससे क्या हो गया, तीनों ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2.75 मीटर, यानी ये 0 से लेकर नीचे तो कहीं आएगा तो झुक के पकड़ ही लेगा, और उछल कर हाथ उठाकर पूरा 2.75 मीटर तक वो कैच पकड़ सकता है। तो अपने को मिल गया बेसिकली सब कुछ कि अगर इस एंगल और इस स्पीड से मारा है और अगर ये 2.75 मीटर से ऊपर से पास होता है इस पॉइंट पे, ये लेंथ मान लीजिए आपका दिया रहेगा, मान लीजिए 90 मीटर ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर इसके ऊपर से पास होता है 2.75 मीटर से तो ये छक्का चला जाएगा, और 2.75 मीटर से नीचे से पास होगा तो ये कैच आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्ज़र्व यही करना है, उसके बाद आप फार्मूला सीखोगे तो आसानी से ये निकाल लोगे कि इस लेंथ पे या इस दूरी पे इस प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी अगर कुछ होती है तो, या अगर पहले ही गिर गया है तब तो वैसे ही मैच ओवर है। तो ये आपका सिंपल एक प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्जर्वेशन हुआ जो आप फिज़िक्स में जिसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको ये है कि यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लोगों को आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि भाई मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस था, ठीक है, फील्डर ने यहाँ तक जंप लिया, ये उसका पैर है, ये उसकी बॉडी है, ये उसका सर है, ठीक है, और हाथ ये कंधे से शोल्डर से ऊपर उठाएगा, है ना। तो रेंज में जो है वो पूरी हाइट तो नहीं ऐड होनी चाहिए, सर की हाइट जो है वो सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए, है ना। टोटल रेंज क्या होगा, ये जितना जंप लिया प्लस शोल्डर तक का हाइट, है ना, पूरा हाइट नहीं चाहिए, प्लस हाथ का लेंथ, ठीक है, ये तीनों चाहिए। यानी ये जो आया है वो एग्जैक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा क्या किए अपन बढ़ा कर लिख दिए हैं, इसमें से सर का हाइट घटाना चाहिए था कायदे से, ये जो सर का हाइट है, ठीक है ना, क्योंकि हाथ तो यहीं से रेस होगा। तो अपने को इतना भी डिटेल में नहीं जाना है, क्यों, तो अपने को इतना चिंता नहीं करना है क्योंकि फिज़िक्स की कुछ लिमिटेशंस है। अगर सारी चीज़ें ना दी हुई हों तो अपन मान के चलेंगे कि जो है ये हाइट शोल्डर तक ही है, ये एज्यूम करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने सर का हाइट नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन तो ये कहता है कि हाथ तो कंधे से उठेगा। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और आपको यही ऑब्जर्वेशन रखना है, लेकिन आपको फिज़िक्स की मजबूरियों को समझते हुए कि भाई क्वेश्चन सेटर अगर हर चीज़ बताता रहेगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक कहानी बन जाएगी और आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इतना टाइम रहता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपकी चीज़ें जो है वो क्या कर दी जाती है, अप्रॉक्सीमेट कर दी जाती है, वो चीज़ें नहीं दी जाती है। तो ऑब्जर्वेशन में से वो चीज़ें आपको इग्नोर करनी होगी या मान के चलना होगा कि ये कंधे तक की हाइट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सर का हाइट भी दिया रहता, इसकी सर का लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है, तो फिर अपन इसको घटाते, इसको माइनस करते और 2.45 लिखते। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन मान के चलेंगे कि ये कंधे तक का ही हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे करना ये है और अपने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन सेटर वो डिटेल नहीं दे रहा है तो हम उसको माफ़ करेंगे, हम उसको शोल्डर तक का हाइट मानेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर वो पूरा डिटेल देता है तो हम उसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन तो पूरा होना ही चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। हमारे ऑब्जर्वेशन में खोट नहीं होना चाहिए, खोट है फिज़िक्स की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। वो हर कुछ बताने लगेगा, हर चीज़ करने लगेगा तो अपन फंस जाएंगे। यहाँ वैसे भी बहुत सारे अजम्पशंस तो हम मान ही रहे थे कि ये स्ट्रेट लाइन में खड़ा है, बैट्समैन ने स्ट्रेट लाइन में ही मारा है, ठीक है, एयर का कोई ड्रैग नहीं लग रहा है, कोई हवा नहीं चल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम वैसे भी अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं इसमें, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। लेकिन आजकल मैं जेई एडवांस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ
और वहाँ यही सारी चीज़ें चेक करता है आपका कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना माइन्यूट है, ठीक है ना, कि आप सर के हाइट को घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो। तो वहाँ सब कुछ दिया रहता है और क्वेश्चन आजकल जे एडवांस के लंबे चौड़े आते हैं, और वो लंबे चौड़े इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो जेई एडवांस में आपको फिर हर माइन्यूट डिटेल्स को आपको अकाउंट में लेना है सॉल्व करते वक्त, और अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सही है तो ये कोई भारी काम नहीं है ना। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन लंबे चौड़े होते हैं और आजकल दिखता भी है कि जेई एडवांस का क्वेश्चन लंबा चौड़ा आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ऑब्जर्वेशन को कैसे यूज़ करना है थ्योरी से रिलेट करते हुए सॉल्व करने में, और फिज़िक्स की लिमिटेशंस को आपको लेके चलना है। मैं देखा हूँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, इस अजम्पशंस में, इस लिमिटेशंस में कि सर रियल लाइफ में तो ऐसा होगा, क्वेश्चन में तो ऐसा दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये तो छूट रहा है। आपको बेटा ये मान के चलना है कि फ़िज़िक्स वाले सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो देने लगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, उतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, और वो चीज़ वो आपका टेस्ट करना नहीं चाह रहा है, वो आपको ये टेस्ट करना चाह रहा है कि इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी, वो बस चेक करना चाह रहा है कि ये सही निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। वो ये नहीं चाह रहा है कि तुम फील्डर कितना रेंज तक पकड़ पाता है, ये टेस्ट नहीं करना चाह रहा है वो। ठीक है, तो आप इस चीज़ में मत फंसे रहो। ठीक है, तो करेक्ट समझना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपको ऑब्जर्वेशन का और इसका कैसे यूज़ करना है। आप अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स और लीस्ट काउंट पढ़ोगे तो वहाँ आपको और पता चलेगा कि फिज़िक्स के मेज़रमेंट में भी काफ़ी अप्रॉक्सीमेशन रहता है। ठीक है, अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन से शुरू करते हैं। काफ़ी हो गई कहानी ऑब्जर्वेशन की। तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ है? डिफ्रेंशिएशन का डिफिनेशन अगर आप जानना चाहो तो ये सिंपल होता है, इंस्टैंटेनियस चेंज ऑफ वन क्वांटिटी से y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वांटिटी y है जो x पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो अगर x बदल रहा है तो y किस रेट से बदलेगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग dy बाई dx से, और d का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। हम लोग यूनिट चेंज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिए, हमने x में थोड़ा सा चेंज लाया, बहुत थोड़ा सा, उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज आया वो हो गया dy, और दोनों का रेशियो ले लिए तो ये निकल गया अपने को चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसी भी जनरल x पे। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन, इसका हम लोग को यूज़ पड़ता है। सिंपल एग्जांपल ये देख लो कि कोई पार्टिकल मान लो अगर आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है x एक्सिस पे, और उसका ओरिजिन से x दूरी जो है टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है इस तरह से, x इज इक्वल्स टू 2t। सिंपल है, यानी इससे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो t टाइम के बाद कितना आगे मूव कर जाएगा, 2 इंटू टाइम t। ठीक है, अब इसका आपको स्पीड निकालना है, आपको तो वैसे पता ही है 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन स्पीड क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, है ना, यही होगा रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट जहाँ पे वर्ड होता है वहाँ नीचे में क्या हो जाता है, x के बदले t हो गया। ठीक है, तो यानी आपको निकालना क्या है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx बाई dt। ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया कि x टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप इस चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2, वही फार्मूला मैं बताऊँगा। तो ये यूज़ आता है फिज़िक्स में सीधा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बिकम्स व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस बिकम्स स्पीड। तो अपने को डिफ्रेंशिएशन का काफ़ी यूज़ है। तो अपन फार्मूला से शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला देखते हैं, अगर y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है पॉलिनोमियल तरह से, यानी y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तब dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए n जो एक्सपोनेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स और एक पावर घटा देंगे यहाँ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले, कि सपोज़ y जो था वो एक्स क्यूब था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स।
ये कुछ नहीं होगा, ये 3 क्या है बाहर आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, और x की पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, ये हो गया इसका dy/dx। सिंपल। यहाँ पे फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छा इस dy/dx को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि d/dx ऑफ x की पावर n, y के बदले हमने ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, वही चीज़ लिखा है मैंने, y के बदले x की पावर n लिख दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला देखना सिखाता हूँ। एक चीज़ और आपको फिज़िक्स में सीखना है कि फार्मूला को देखना कैसा है, ठीक है। पिछले ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने एक फार्मूला बताया था, वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको जैसे देखना है आपको, ठीक है, पहले इसको देखना सीखते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम थीटा, यानी ये दोनों एंगल सेम है, यानी अगर मैं ये लिख दूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये दोनों मिलके 1 नहीं होगा, यहाँ एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों एंगल सेम है, ठीक है, पहली बात। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, कि दोनों एंगल सेम है। सिंपल था यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने उस समय वहाँ पे बोला भी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जिस चीज़ का पावर n है वो क्या है, x है, और उसी में स्मॉल चेंज ला रहे हैं, यानी d/dx ऑफ x की पावर n है। और अगर मैं यहाँ x को सपोज़ कीजिए कोई बॉक्स से रिप्लेस कर दूँ, कुछ भी हो सकता है बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर वैसा ही रहेगा अगर यहाँ पे d ऑफ वही बॉक्स हो, ठीक है, और यहाँ पे फिर n वही बॉक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे जो होगा वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, d ऑफ सेम थिंग, तो n दैट सेम थिंग की पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये पता होना चाहिए कि x मतलब है, तो आप उसको इग्नोर ना कर दो, ध्यान से देखो कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, यानी इसी में स्मॉल चेंज ला रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल और थोड़ा सा फार्मूला देखना बताया। अब मैं थोड़ा सा मैं d/dx के सारे फार्मूले लिख देता हूँ। d/dx ऑफ x की पावर n हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। d/dx ऑफ एक होता है log ऑफ बेस e x, ये होगा 1/x, ठीक है। उसी तरह d/dx ऑफ साइन x, अपना साइन फंक्शन, तो ये हो जाता है cos ऑफ x। उसी तरह d/dx ऑफ cos ऑफ x, यहाँ पे ये एक माइनस साइन के साथ आ जाता है, माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। और देखें तो d/dx ऑफ tan ऑफ x, ये क्या होता है, sec स्क्वायर x, और d/dx ऑफ cot x, ये हो जाएगा फिर उसी हिसाब से cosec स्क्वायर x, लेकिन एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा होगी, माइनस साइन, ठीक है। और d/dx ऑफ sec x, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, तो d/dx ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cosec x इंटू cot x, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है फंक्शन आपका e की पावर x, और एक फंक्शन होता है आपका e की पावर x एक्सपोनेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेम e की पावर x, ठीक है। d/dx को अपन डैश से भी लिखते हैं, यानी dy/dx अगर लिख रहे हो आप, तो इसका शॉर्ट डिनोशन इतना बड़ा लिखने के बदले y डैश भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर df/dx है तो इसको आप f डैश बोल सकते हो, dg/dx है तो ये क्या हो गया, g डैश। तो ये f और g जो है वो x पे डिपेंडेंट है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूँगा। सपोज़ कीजिए d/dx ऑफ f प्लस g है, दो फंक्शन का जोड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, f का डिफरेंशिएशन ले लीजिए प्लस
फिर जी का, ये है डी एफ बाई डी एक्स और ये है डी जी बाई डी एक्स। यहाँ पर उसी तरह माइनस साइन होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। अब एक प्रोडक्ट वाला देख लीजिए कि सपोज़ कीजिए आपको डिफ्रेंशिएशन लेना है प्रोडक्ट में। ये मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, g से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले f को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर f को छोड़ देंगे और g को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये हो गया। इसको शॉर्ट में लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश। ठीक है ना, ओके। और उसी तरह अगर हमको f बाई जी को डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश अपॉन जी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी पूरा फॉर्मूला हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन का। ये समझ में आ रहा है ना। ये आपका बेसिकली जी से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ़ को डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस फिर एफ़ को मल्टीप्लाई कीजिए, जी को डिफ्रेंशिएट कीजिए, अपॉन नीचे जो जी है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इतने फार्मूले आप बेसिकली रट लीजिए तो काम चल जाएगा फिज़िक्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए y क्या है, कांस्टेंट है, यानी x पे तो डिपेंडेंट है नहीं। x में कुछ चेंज भी लाएंगे dx तो भी y तो चेंज होना नहीं है, y हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी dy क्या है, हमेशा ज़ीरो ही होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इस केस में, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि y क्या है, c है, यानी x की पावर ज़ीरो है, और इसी का dy बाई डी एक्स लेना है ना, यानी डी बाई डी एक्स इसका लेना है। तो कांस्टेंट को अपन बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ज़ीरो है। अब हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो ये क्या होता है, n बाहर आ जाएगा, x उसकी पावर n माइनस वन, यानी c इंटू ज़ीरो बाहर आ जाएगा और x की पावर ज़ीरो माइनस वन। अब ज़ीरो से प्रोडक्ट है यानी ज़ीरो हो गया। तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जब कांस्टेंट हो तो ज़ीरो होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई फंक्शन या कोई डिपेंडेंसी आपकी दी हुई है जो है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये अपना एक फंक्शन बन गया, f हो गया, ये g हो गया, ये h हो गया, ये f प्लस जी माइनस h है ना, तीन फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देना है अरिथमेटिक ये वाला फॉर्मूला से, है ना, सिंपल अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जो साइन है उससे जोड़ घटाव कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 4 बाहर आ गया, x की पावर 4 माइनस वन यानी 4x क्यूब, प्लस 3 से कोई लेना देना नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू ये 2 बाहर आएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, और x की पावर 2 माइनस वन यानी 1 माइनस 2, और x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो ये हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई लोड नहीं है। उसी तरह y सपोज़ कीजिए एक फंक्शन था जो x साइन x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले से। जनरली हम लोग दो फंक्शन मानते हैं u और v, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या बताया था प्रोडक्ट रूल में, एक बार u को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, v को छोड़ दीजिए, प्लस u को छोड़ के v को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ऐसा ही है। तो इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए यानी x को, तो ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना, और इंटू साइन x यानी ये हो गया साइन x, प्लस अब x को छोड़ दीजिए और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा cos x। तो x साइन x प्लस x cos x इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया यूजिंग दिस प्रोडक्ट फार्मूला,
है ना, सिंपल है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है। और उसी तरह अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता y इज इक्वल टू सपोज आपका है x बाई साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या उल्टा मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स। पहले ऊपर वाले को ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें u बाई वी का डैश निकालना है, तो पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए वी डैश, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, ये हो गया cos x और x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी v डैश हो गया, x को डिफ्रेंशिएट किए 1 हो गया, तो x cos x माइनस सिर्फ बचा sin x और डिवाइड में नीचे x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर, v स्क्वायर। तो सिंपल है, फार्मूला पता है तो आप आराम से कर लोगे। एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, वो होता है चेन रूल, वो मैं आपको डब्बा बना के दिखा रहा था ना, वो यही बताने के लिए दिखा रहा था क्यों क्या है ये चेन रूल। अभी आप सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो डिफ्रेंशिएट कर लिए थे, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लिए थे सिंपली, ठीक है, 2x हो जाएगा। लेकिन मैं x के बदले यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, x के बदले मैं कर देता हूँ इसको साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर में लिख देता हूँ, यानी बेसिकली ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। आपको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा। तो इसमें आप कैसे करोगे, चेन रूल लगता है इसी में। पहले आप इसको साइन स्क्वायर एक्स अगर दिया रहे तो इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर मानिए, ठीक है। पहले इस चीज़ को पॉलिनोमियल मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि मान लीजिए ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, बेसिकली एक तरह से ये डब्बे का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डब्बा, है ना, यानी ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स। अब इस डब्बे को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, यानी ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये क्या हो गया, साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला बताया था, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन 2x। यही है चेन रूल। इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है ना, डब्बा पब्बा कुछ नहीं। आपको निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको ये नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है डी बाई अगर नीचे डी साइन एक्स होता और उसी साइन एक्स का फिर होल स्क्वायर है, तो ये वही चीज़ हो गई ना, डब्बे वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जिस चीज़ का यहाँ स्क्वायर है उसी में स्मॉल चेंज ला रहे हैं, है ना। फॉर्मूले में देखिए, जिस चीज़ में यहाँ पावर n है उसी में स्मॉल चेंज ला रहे हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, n इंटू दैट सेम थिंग इंटू n माइनस 1, पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई ना ये चीज़, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप आसानी से लिख दोगे, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, फार्मूले से। लेकिन यहाँ डी साइन एक्स था नहीं, डी एक्स था, तो अपने को डी ऑफ साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना होगा और फिर डी एक्स से डिवाइड करना है। तो ये चीज़ अब यही बन गई, डी साइन एक्स एक तरह से कट जा रहा है तो नॉर्मल हो गया, और ये क्या है, डी ऑफ बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये तो पता ही है क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसीलिए चेन रूल है, आप चाहो तो ऐसे करो या फिर एज्यूम दिमाग में अपने ये लेकिन बिठा के रखो कि अपन डी साइन एक्स से डिवाइड किए, डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आ रहा है आंसर, ठीक है। या चाहो तो डायरेक्ट इस तरह से करते चलो कि जो अंदर है पहले उसको नॉर्मल डिफ्रेंशिएट किए, फिर अंदर वाले को अलग से किए। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल और ले लेते हैं एक दो। मान लीजिए y आपका फंक्शन था रूट अंडर एक्स स्क्वायर रहता तब तो बढ़िया था, लेकिन +1 भी है, ठीक है ना। तो ये डबल पॉलिनोमियल टाइप से हो जा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है,
आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यानी क्या करना है, डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल पहले इस पूरे को एक पॉलिनोमियल मानते हुए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ माइनस 1। हाफ बाहर आ गया और हाफ माइनस 1। ठीक है, इस पूरे को एक डब्बा मान के हम लोगों ने नॉर्मल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा इनटू में। तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए पहले एक्स स्क्वायर के करेंगे, वो 2x हो गया है ना, प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो ये होगा 2 यहाँ कट गया, x इंटू ये माइनस हाफ हो जाएगा यानी नीचे आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो सिंपल है, चेन रूल यही कहता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपको डी बाई डी एक्स आपको निकालना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है बल्कि एंगल अब तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको जो फार्मूला पता है उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स था, यानी जो एंगल था उसी में स्मॉल चेंज ला रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी एंगल तो एक्स स्क्वायर हो गया है, तो आप इसको चेन रूल से कर लो और एक्स स्क्वायर को दिमाग में बैठाओ कि यहाँ डी बाई एक्स स्क्वायर कर दिए हैं, फिर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स किया हुआ है। ठीक है, तो डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। और फिर अब एक बार एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी पहले आप इसका कर लो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाते हुए, फिर आप इसका कर लो। ठीक है, तो अभी मैं 2 लेवल ऑफ नेस्टिंग सिर्फ बता रहा हूँ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर था। अब इसमें 3 लेवल ऑफ नेस्टिंग भी हो सकता है, जैसे रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स है ना प्लस एक्स। ठीक है, ये 3 लेवल ऑफ नेस्टिंग हो गया। पहले इसकी पावर रूट है तो इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले दोनों का अलग अलग करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, तो इसको पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में करेंगे, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1। लेकिन फिर साइन एक्स का भी करना होगा तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस एक्स का फिर करना है तो ये 1। तो ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी ये क्या हो गया 1 प्लस साइन 2x अपॉन ये माइनस हो जाएगा है ना, और ये 2 बाहर रहेगा, 2 रूट अंडर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, चाहो तो आप इमेजिनरी दिमाग में ऐसे बिठा लो कि अपने को इसका डी बाई डी एक्स निकालना था, तो अपन पहले डी बाई निकाल रहे हैं डी ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये जो अंदर चीज़ दी है वही लिख दिया मैंने। फिर डी ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करना होगा, तो ये खोलोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही करना होगा जैसे मैंने पिछले पन्ने में बताया है। तो ये चेन रूल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे ब्रेक देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा वो भी पढ़ लेना चाहिए कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है डिफरेंशिएशन का। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।